बेसिक रूप से कि देखिएगा यूपी स्पेशल है, जितनी चीजें हैं मैं सारी चीजों को समेकित करता हूँ, ठीक ना। तो एक लेक्चर में हम एक चीज पढ़ेंगे, ठीक ना, पूरा का पूरा। और जैसे मान लीजिए उससे संबंधित कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसी में हम पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेंगे, ठीक ना। अब बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मौसम, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की वर्षा, सब कुछ इसमें आ जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु की, तो जलवायु, और इस जलवायु शब्द से क्लाइमेट बोलते हैं इंग्लिश में, इस जलवायु शब्द से परिचय आपका हम पहले भी करा चुके हैं। अगर हम यहाँ पर दो शब्द लिखते हैं, यहाँ पर जलवायु, और एक शब्द यहाँ पर लिखते हैं कौन सा, मौसम, जिसको इंग्लिश में वेदर कहते हैं, और जलवायु जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइमेट। तो अगर हम जलवायु की बात करते हैं तो जलवायु क्या है, जलवायु जो है वो एक दीर्घकाल की प्रक्रिया होती है। जलवायु क्या है, दीर्घकाल की प्रक्रिया है। यह 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद क्या होती है, 50 या उससे अधिक वर्षों के बाद क्या होती है, परिवर्तित होती है। कौन सी, जलवायु। और अगर बात करते हैं हम कि मौसम क्या है, तो मौसम जो है वो वायुमंडल की एक अल्पकाल की घटना है। क्या है, अल्पकाल की घटना। अल्पकाल की क्या है, अल्पकाल की घटना होती है या अल्पकाल की प्रक्रिया होती है, अल्पकाल की प्रक्रिया। तो अल्पकाल की प्रक्रिया को मौसम कहा जाता है, और दीर्घकाल की प्रक्रिया को क्या नाम दे दिया जाता है, तो दीर्घकाल की प्रक्रिया को नाम दे दिया जाता है जलवायु। क्या नाम दिया जाता है, तो नाम दिया जाता है जलवायु। तो ये दो चीजें हैं। हम हाल में भारत की जलवायु में हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अब मैं भारत की जलवायु नहीं, हमें उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करनी है। तो सबसे पहले यदि हम मानचित्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हैं, यदि हम मानचित्र में उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हैं, तो जो रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं ये आपका उत्तर प्रदेश इस प्रकार से, ठीक ना। ये आपका क्या है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर एक रेखा गुजरती है और इस रेखा से आप परिचित हैं। यहाँ से एक रेखा गुजरती है और यहाँ से जो रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है यहाँ से, तो यहाँ से जो रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और मैंने आपको बताया है कि कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो कर्क रेखा के जो नीचे का क्षेत्र है, कर्क रेखा के जो नीचे वाला क्षेत्र है, यह किस कटिबंध में स्थित है, तो कर्क रेखा के जो नीचे वाला क्षेत्र है यह जिस कटिबंध में स्थित है, इस कटिबंध का नाम है उष्ण कटिबंध। क्या नाम है, उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो क्षेत्र यानी कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र जो है, ये जिस कटिबंध में स्थित है इसका नाम है उपोष्ण कटिबंध। क्या नाम है, तो यहाँ पर जो कटिबंध है इस कटिबंध का नाम है उपोष्ण कटिबंध। और उपोष्ण कटिबंध को ही एक और नाम दिया जाता है शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तर प्रदेश जो है वो उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध में है। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध का मतलब ये होता है कि वर्ष भर यहाँ पर ना अधिक गर्मी पड़ेगी और ना अधिक क्या पड़ती है, सर्दी। जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है, वर्ष भर अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। तो एक ऐसा क्षेत्र है जो कर्क रेखा के कहां पर है, कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र में है, और कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। तो उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध का मतलब होता है ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी, ठीक ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण कटिबंध प्रकार की या उपोष्ण प्रकार की है, जिसमें ना ज्यादा सर्दी होगी और ना ज्यादा क्या होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा सर्दी और ना ज्यादा गर्मी, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, अब ये वाला क्षेत्र बता सकते हैं कौन है, तो ये यहाँ पर नारियल के आकार का लटक रहा है, ये सोनभद्र है ना, और ये ललितपुर है, ये बुंदेलखंड प्लेटू का क्षेत्र है, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र। तो जो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, उत्तर प्रदेश के कहाँ है, दक्षिण में। और इसी के समीप से एक रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है, जो रेखा गुजरती है इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर अगर हम बात करें सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं,
तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब लंबवत पड़ती हैं? 21 जून को लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और मकर रेखा पर कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर को। कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर। तो जो बुंदेलखंड प्लेटू है, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है, वो लगभग या वो जो बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है वह कर्क रेखा के समीप है और कर्क रेखा के समीप होने के कारण ही उस क्षेत्र में भयानक रूप से क्या पड़ती है? गर्मी। कब? जून के महीने में। कब पड़ती है? जून के महीने में। तो वहां पर भयानक रूप से गर्मी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि बुंदेलखंड का जो पठार है, कल आपको बताए थे, एक प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट और निस्क्रम की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती। कौन सी? ग्रेनाइट और निस चट्टानें पाई जाती। और चट्टान की विशेषता ये होती है कि चट्टान गर्मियों में अधिक गर्म होती है और सर्दियों में अधिक ठंडी होती है। तो जैसे ही चट्टान पर ऊष्मा पड़ती है, वो ऊष्मा को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। तो जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा उसकी ऊष्मा हमेशा ज्यादा होगी, उसका टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा, और जो ऊष्मा का रिफ्लेक्शन कर देता है उसकी ऊष्मा क्या होती है? कम होती है। सफेद और काली शर्टें गर्मियों में और सर्दियों में क्यों पहनते हैं? इसी कंसेप्ट पर आधारित होता है, ठीक ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बुंदेलखंड प्लेटू के अधिक गर्म होने का कारण क्या है? बुंदेलखंड प्लेटू के अधिक गर्म होने की विशेषता क्या है, या बुंदेलखंड प्लेटू के अधिक गर्म होने का कारण क्या है? तो आप बताएंगे कर्क रेखा की समीपता। कर्क रेखा के क्या है? समीप है, इसलिए वो क्या है? क्षेत्र गर्म होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मानचित्र देख लेते हैं। चलिए हम पहले एक मानचित्र बनाते हैं भारत का मानचित्र है तो इसी में समझाते हैं। इसको बना लिए ना आप? हम इसको मिटा दे रहे हैं, अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको भारतीय भूगोल में पढ़ाया है कि भारत में दो मानसून आते हैं। एक, अगर हम भारत के मानसून की बात करते हैं तो भारत में दो मानसून आते हैं। एक आता हुआ मानसून जिसके द्वारा भारत में वर्षा होती है अधिक मात्रा में, आता हुआ मानसून। और एक मानसून होता है जो सर्दियों में चलता है, जो भारत से लौट रहा होता है, लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ मानसून है एक, आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून। बात समझिएगा हमारी, आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून। ये आता हुआ मानसून जो है ये ग्रीष्म ऋतु में आता है और इसी के द्वारा ग्रीष्म ऋतु में आता है और इसी के द्वारा वर्षा ऋतु में क्या होती है? बरसात होती है। और लौटता हुआ मानसून जो है वो शीत ऋतु की घटना है, जब बंगाल की खाड़ी से मानसून होकर लौटता है। हमें इसको पढ़ना है, आता हुआ मानसून। और आते हुए मानसून में हमने आपको बताया था कि जो आता हुआ मानसून है ये दो दिशाओं से प्रवेश करता है। इसी को हम एक नाम और दे देते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या नाम दे देते हैं इसको? हम एक नाम और दे देते हैं, नाम दे देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। और जो लौटता हुआ मानसून है ये उत्तर पूर्व दिशा से लौटता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। क्या नाम दिया जाता है इसको? नाम दिया जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून या जो आता हुआ मानसून है ये भारत में दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है। हम भारतीय भूगोल को रिवाइज करा रहे हैं आपको। आता हुआ मानसून भारत में दो दिशाओं से प्रवेश करता है, एक तो या दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है। एक तो इसकी जो शाखा होती है अरब सागर की शाखा, कहां से प्रवेश करता है? अरब सागर की शाखा से प्रवेश करता है। अरब सागर की शाखा यानी इस साइड से मानसून प्रवेश करता है। और एक मानसून जो है वो कहां से प्रवेश करता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। कहां से प्रवेश करता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। तो एक मानसून है जो प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी से। दूसरा मानसून कहां से प्रवेश करता है? बंगाल की खाड़ी, तो इसको हमने नाम दे दिया बंगाल की खाड़ी शाखा। क्या नाम दे दिया गया इसको? नाम दे दिया गया बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, भारतीय भूगोल को याद कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश में पहली बात तो ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो आते हुए मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में किस मानसून के द्वारा वर्षा होती है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में आते हुए मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। दूसरा प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा के द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जिस शाखा के द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की शाखा
तो अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो ये रहा आपका यूपी, और यूपी से आगे बढ़ेंगे बिहार, बिहार से आगे बढ़ेंगे क्या है यहाँ पर, बिहार से आगे बढ़ेंगे झारखंड का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर ये है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ आएंगे तो ये अरब सागर है, ठीक ना। अरब सागर का मानसून केरल में वर्षा करता है, कर्नाटक गोवा के क्षेत्र में वर्षा करता है, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करता है, गुजरात में वर्षा करता है, और अरावली पर्वत श्रृंखला के समांतर बहता है। ये ना एक शाखा इसकी यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य से होकर भी बहती है, लेकिन विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के समांतर होता है मानसून, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, आपको क्लास याद आ रही होगी। लेकिन अगर हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी की शाखा, भारतीय भूगोल समझा रहे हैं अभी, यहाँ पर नेपाल देश है और यहाँ पर एक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। तो यहां से जब ये मानसून जाता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून जाता है, तो हिमालय पर्वत इसे आगे बढ़ने से क्या करता है, हिमालय पर्वत इसे आगे बढ़ने से रोकता है, और साथ ही साथ जब हिमालय पर्वत रोक लेता है तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों से मानसून टकरा कर चिरापुंजी में बहुत ज्यादा मात्रा में वर्षा करता है, ठीक ना। तो मानसून यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से मानसून, यहाँ से मेघालय की पहाड़ियों से टकराने के बाद ये मानसून दो भागों में बढ़ जाता है, एक जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश कर जाता है, दूसरा जो गंगा नदी घाटी में प्रवेश कर जाता है और आगे बढ़ के दिल्ली तक वर्षा करता है। आगे बढ़ के कहां तक वर्षा करता है? दिल्ली तक वर्षा करता है। यानी बंगाल की खाड़ी का मानसून पुनः दो भागों में बढ़ जाता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा ये क्या है, बंगाल की खाड़ी की शाखा ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में एक शाखा जो इसकी ये कहां प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में प्रवेश करती है, और दूसरी शाखा इसकी कहां प्रवेश करती है, गंगा नदी घाटी में। दूसरी शाखा इसकी कहां प्रवेश करती है, गंगा नदी घाटी में, और गंगा नदी घाटी में प्रवेश करने के बाद यह शाखा क्रमशः पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के आगे D4 दिल्ली, दिल्ली तक वर्षा करती है। इस प्रकार से चलती है, ठीक ना। कहां से? पश्चिम बंगाल से झारखंड, झारखंड से कहां? बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से कहां तक यात्रा करती है? उत्तर प्रदेश से यात्रा करती है दिल्ली तक, ठीक ना। आगे वाली दिशा हमेशा मैंने आपको बताया है कि आगे वाली दिशा पूरब होती है और पीछे वाली दिशा क्या होती है, तो पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है, ठीक ना। अब आपका कंसेप्ट यहां तक क्लियर होगा। अब देखिएगा हुआ क्या कि मान लीजिएगा यहां पर बिहार है और झारखंड है, तो मानसून यहां से आता है, मानसून इस साइड से आता है। ये उत्तर प्रदेश का यहाँ पर बलिया जिला है और ये पूरब दिशा है, और ये वाली दिशा कौन सा है? पश्चिम है। तो मानसून इस साइड से प्रवेश करता है। उत्तर प्रदेश में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? तो उत्तर प्रदेश में मानसून करता है पूरब दिशा से प्रवेश, यानी पूर्वांचल, जो आप लोग पूर्वांचल बोलते हैं। यहाँ पर आपका मिर्जापुर का क्षेत्र हो गया, सोनपुर का सोनभद्र का क्षेत्र हो गया, संभल का क्षेत्र हो गया, चंदौली हो गया आपका, ठीक है ना, बलिया हो गया आपका। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से मानसून प्रवेश करता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मानसून प्रवेश करके कहां की ओर जाता है? पश्चिम तक यात्रा करता है। कहां तक यात्रा करता है? पश्चिम। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस मानसून की आर्द्रता में कमी आ जाती है। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मानसून की आर्द्रता में क्या आने लगती है? वैसे वैसे मानसून की आर्द्रता में कमी आने लगती है। और या हम कह सकते, हाँ चलिए, मानसून की आर्द्रता में कमी आने लगती है। आप बताइएगा, यदि आर्द्रता में कमी आएगी, यदि आर्द्रता की मात्रा में कमी आती है तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी या नहीं आएगी? सब बिल्कुल आएगी। तो जैसे जैसे यह बंगाल की खाड़ी का मानसून उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की ओर यात्रा करता है, आर्द्रता की कमी होने के कारण वर्षा की मात्रा में भी क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश में जब ये आता है
तो इसमें पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होती है, और जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंचता है तो आर्द्रता की मात्रा क्या होती है, आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्द्रता की मात्रा कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा कम होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए, यह बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। ऑप्शन बी, यहां पर मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। ऑप्शन सी, यह बंगाल की खाड़ी के समीप है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा यहां पर दो आंसर सही है। पहला तो कि मानसून पूर्वी भाग से प्रवेश करता है, लेकिन उससे भी सटीक आंसर क्या है कि ये वाला भाग जो है बंगाल की खाड़ी के क्या है, समीप है। बंगाल की खाड़ी के क्या है, बंगाल की खाड़ी के समीप है, और बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण ही यहाँ पर मानसून पहले आता है। तो दोनों में से ज्यादा तर्कसंगत कौन सा है कि ये वाला भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी के क्या है, समीप है। तो बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, और जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता जाएगा, पश्चिम की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आर्द्रता की मात्रा में कमी आने के कारण वर्षा की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक ना। तो अगर आप लोगों में से किसी का कोई रिश्तेदार वगैरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहता हो, जौनपुर हो गया, बलिया हो गया, ठीक ना, संभल हो गया, चंदौली हो गया, इन क्षेत्रों में, और कोई है जो आपका पश्चिम में या दिल्ली में रहता हो, या मान लीजिएगा शामली है, यहाँ पर शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन वाले क्षेत्रों में कोई रहता हो, ठीक ना, तो आप देखिएगा यहाँ पर बरसात पहले आ जाएगी। यहाँ पर जो मानसून का आगमन हो जाता है वो आगमन हो जाता है लगभग जुलाई के प्रथम वीक में, जुलाई के प्रथम माह में, और मानसून यहां पहुंचते पहुंचते जुलाई का अंतिम सप्ताह हो जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में बरसात पर्याप्त होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मानसून किस महीने में पहुंच जाता है तो आप बताएंगे जुलाई माह में उत्तर प्रदेश मानसून पहुंच जाता है, ठीक ना। तो जैसे जैसे मानसून पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे आर्द्रता की मात्रा में कमी आएगी, और आर्द्रता की मात्रा में कमी आने के कारण वर्षा की मात्रा में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये तो एक बात हो गई, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात हम इसमें समझाते हैं, दूसरी बात हम इसमें समझाते हैं आपको, पहले इसमें समझाएंगे। दूसरी बात बाबू ये है, इसको मिटाएंगे नहीं, सॉरी। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, याद है ना। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, बहराइच है आपका, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, ठीक ना, तो गोरखपुर है। तो यहां से जब ये मानसून इस प्रकार से टकराता है, कहां से टकराता है, हिमालय से, तो ये हिमालय पर्वत क्या करता है, इस मानसून को आगे नहीं बढ़ने देता, और जब ये आगे नहीं बढ़ने देता है तो ये पूरा जो पठारी क्षेत्र है, कौन सा पठार है, तिब्बत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है, या विश्व का सबसे ऊंचा, बड़ा नहीं ऊंचा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है, वो कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है, क्योंकि हिमालय मानसून पवनों को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये मानसून पवनें जब यहां से हिमालय से टकराती रहती हैं तो टकराने के बाद पर्याप्त मात्रा में कहां पर वर्षा कर देती हैं, हिमालय के क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं, और हिमालय के क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने के कारण ही यहां से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में अवसादों को बहा कर लाती हैं, और उन अवसादों को कहां एकत्रित कर देती है, भाबर में। और जब भाबर में अवसाद एकत्रित हो जाएंगे तो नदियां पर क्या हो जाती है, विलुप्त, कल आपको पढ़ाए थे। और वहां पर नदियां विलुप्त होने के बाद पुनः तराई के क्षेत्र में नदियां क्या है, सतह पर आ जाती है। इस बात को हम कल पढ़ा चुके हैं। नेपाल के क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण ही, अच्छे समझिएगा, नेपाल के क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण ही यहां से उद्गमित होने वाली नदियों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। उन्हीं उद्गमित नदियों में एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है कोसी, जिसका नाम क्या है, कोसी नदी। तो कोसी नदी में इतना अधिक मात्रा में जल आ जाता है, इतनी अधिक मात्रा में जल आ जाता है कि कोसी नदी के द्वारा बाढ़ जैसी समस्या क्या हो जाती है, कोसी नदी के द्वारा बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक ना। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। तो यदि ये इस प्रकार से पवनें टकराएंगी, कहां से, हिमालय से या नेपाल के क्षेत्र से, तो जो यहां से सटे हुए जिले हैं, उत्तर प्रदेश के वह जिले जो नेपाल से सटे हुए हैं, उन जिलों में भी वर्षा अधिक होगी, उन जिलों में भी वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। और जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते जाएंगे, नमी की मात्रा में कमी आने पर वर्षा की मात्रा में भी क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। कहने का मतलब मैं एक समझाना चाहता हूं कि यदि पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तब भी वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है, और यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं
तब भी वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। तो भारत के या उत्तर प्रदेश के, सॉरी भारत में उत्तर प्रदेश के दो कम वर्षा वाले क्षेत्र बताइएगा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश दो ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जहां पर वर्षा कम होती है। अब देखिएगा, इस उत्तरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यहां पर एक शहर है जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ अपनी सीमा भी बनाता है, गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की उत्तरी दिशा में है। और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है मथुरा। उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो पश्चिम है और ये दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम दिशा में आता है। कौन सा? मथुरा। यहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? यहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। वर्षा की मात्रा यहां पर क्या होती है? तो यहां पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ये दोनों शहर आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में अधिक वर्षा कहां होती है? तो आप बताएंगे सर उत्तर प्रदेश में अधिक वर्षा होती है आपके गोरखपुर के क्षेत्र में। और पूछा जाएगा कि कम वर्षा कहां पर होती है, तो कम वर्षा के लिए आप बताएंगे क्या? मथुरा, ठीक ना। चलिएगा, इतनी बातें समझ में आई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा अधिक क्यों हो रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा क्यों कम हो रही है, इसका भी रीजन है, ठीक ना, ठीक ना। चलिए, लगभग गोरखपुर में 112 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है, ठीक है, वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और अगर बात करते हैं मथुरा की, तो यहाँ पर लगभग 70 से 74 सेंटीमीटर तक वर्षा हो पाती है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश की वर्षा होगी, उत्तर प्रदेश की क्या होगी? वर्षा होगी। आगे समझिएगा। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो जो उत्तरी उत्तर प्रदेश है, यहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होती है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण। तो यहां पर जल भराव जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जल भराव की समस्या उत्पन्न होने के कारण ही यहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जबकि दक्षिणी भारत में या दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है? सूखा की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में वर्षा ये बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है, ऐसी बात नहीं है कि बुंदेलखंड में बाढ़ नहीं आती है, बेतवा नदी है, जब बांध फट जाते हैं आती है वर्षा, बाढ़ आती है। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो सूखा रह जाता है या जो सूखा प्रभावित है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक का क्षेत्र, ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक का क्षेत्र। और उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ों से अधिक प्रभावित रहता है, बाढ़ से अधिक प्रभावित रहता है? तो उत्तरी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी वाला भाग है ये अपेक्षाकृत ऊंचा है, और जो पूर्वी वाला भाग है ये अपेक्षाकृत नीचा है। सर आपने ऐसा कैसे कह दिया? बाबू हमने ऐसे इसलिए कह दिया क्योंकि हम इसको मिटाएं, हमने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि देखिएगा, पानी की प्रवृत्ति होती है, पानी हमेशा ऊंचे वाले स्थान से निचले स्थान की ओर जाता है। पानी हमेशा ऊंचे वाले स्थानों से कहां की ओर जाता है? निचले स्थानों से जाता है। सहारनपुर के क्षेत्र से गंगा नदी जब प्रवेश करती है तो इस प्रकार से बह रही है ना। यहां पर यमुना नदी भी इस प्रकार से बह रही है। तो अगर ये नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बह रही हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि ये वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये अधिक ऊंचा है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये अधिक नीचा है। दूसरी बात, ये बुंदेलखंड प्लेटू का क्षेत्र जो है, यहां की भी नदियां इस प्रकार उत्तर दिशा बहती हैं, यमुना नदी से आकर मिलती हैं। यहाँ पर टोंस नदी है, इलाहाबाद के आगे सिरसा नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर। तो हम कह सकते हैं कि जो बीच वाला क्षेत्र ये भी गहरा है दक्षिणी वाले भाग से, और पूरब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये भी निचला है, किसकी अपेक्षा? पश्चिम की अपेक्षा। तो पश्चिम, और अगर यहां से देखेंगे तो उत्तर दिशा से भी नदियां दक्षिण दिशा की ओर आ रही हैं, पूरब की ओर चल रही हैं, ठीक ना। इस प्रकार से पहले उत्तर आती हैं, गंगा नदी मिलकर ऐसे बहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो अन्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की अपेक्षा निचला है, और निचले होने के कारण ही यहाँ पर बाढ़ की समस्याएं, बाढ़ जैसी समस्या अधिक मात्रा में आती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बाढ़ जैसी समस्या विकराल रूप धारण करती हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। कहां पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश में कहां पर बाढ़ की समस्या अधिक होती है? तो बाढ़ की समस्या जो अधिक होती है तो बता दिए। सूखा की पूछेगा तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश। दक्षिणी उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा न होने का कारण, क्योंकि उत्तर से दक्षिण में जाएंगे वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में क्या आती जाएगी? वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी आ जाएगी, ठीक ना। तो अगर वर्षा की मात्रा समझ में आ गई, अब इसी में हम कल आपको कृषि समझा देंगे, तो बहुत अच्छे से। फिर हम नदियां पढ़ाएंगे, पहले कृषि समझा देंगे। तो जहां पर वर्षा की सीधी सी बात है, जहां पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी वहां पर पैदावार अधिक होगी, और जहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी वहां की पैदावार क्या होगी? वहां की पैदावार कम होगी, ठीक ना। चलिएगा, ठीक ना। अभी ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में कब शीत ऋतु पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में कब ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में कब वर्षा ऋतु पाई जाती है। ये तो क्रमिक होता है भाई। जून जुलाई जो होता है, क्या होता है? जून हो गया आपका, मार्च से जून तक का समय गर्म हो गया, और उसके बाद क्या हो जाता है? जुलाई से सितंबर तक का समय वर्षा ऋतु का हो जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर के 6 से लेकर दिसंबर फरवरी तक के क्षेत्र में क्या पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में ठंडी पाई जाती है। तो कौन सा वाला क्षेत्र होता है? तो हो जाता है शीत ऋतु का क्षेत्र। कौन सा हो जाता है? शीत ऋतु का क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो उत्तर भारत के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में तेज हवाएं चलती हैं, तेज गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में तेज गर्म एवं शुष्क, आर्द्रता नहीं होती है, तेज गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं। इन तेज गर्म एवं शुष्क हवाओं को, हवाएं जो हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको एक नाम दिया जाता है, और इनको नाम दिया जाता है लू। क्या नाम दिया जाता है? लू। कई बार पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र लू से ज्यादा प्रभावित रहता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कहां का? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। और वहीं अगर बात करें तो शीत ऋतु में ठंडी और आर्द्र हवाएं चलती हैं। ठंडी एवं आर्द्र हवा, ठंडी और आर्द्र हवाएं चलती हैं, और इन ठंडी और आर्द्र हवा को एक नाम दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है शीतलहर। क्या नाम दे दिया जाता है? तो इसको नाम दे दिया जाता है शीतलहर। क्या नाम दिया जाता है? तो इसको एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया शीतलहर, ठीक है ना। चलेगा, बताएं। बस ये उत्तर प्रदेश हो गया, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश चक्रवातों से प्रभावित रहता है, बिल्कुल रहता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग चक्रवातों से प्रभावित रहता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अधिकांश चक्रवात आते हैं, और पूर्वी क्षेत्र जो है वो क्या है? बंगाल की खाड़ी के समीप है, इसलिए वो चक्रवात से क्या रहता है? चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र रहता है, ठीक ना। अगले टॉपिक होगा कल का, या तो नदी पढ़ लेंगे, या आप देखते हैं क्या, नहीं तो भारत की कृषि पढ़ा देंगे, ठीक ना। कृषि भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है। कृषि हम इसलिए कह रहे हैं कि वर्षा पढ़ाई या कृषि ज्यादा समझ में आ जाएगी, लेकिन कृषि बहुत छोटा टॉपिक हो जाएगा। फिर हमें 3-4 टॉपिक एक साथ पढ़ने होंगे, तो जैसा भी होगा कल पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।